जैसे मैं बच्चे बिलीव भी नहीं करते जब मैं बताता हूँ। 9th से मेरी मैथ्स में बैक थी। 9th क्लास में? जी सर। 9th क्लास में किसकी बैक आती है भाई? इनका सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है और इनकी जो रैंक है बहुत शानदार है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से मुलाकात कर रहा हूं अपने स्टूडियो पे। हमारे साथ हैं आज हिमांशु शर्मा जी। इनका सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है और इनकी जो रैंक है वो बहुत शानदार है। हालांकि ऐसे जिले से आते हैं जहां रैंक नहीं, गोला बारूद गैंगस्टर वगैरह निकलते हैं। मुजफ्फरनगर से, वहां पे क्राइम वाली बहुत वेब सीरीज भी बनी है। तो एक जो है क्रिमिनल टाइप का जिला था। हालांकि अब तो वहां पे काफी माहौल सुधर गया है। तो मुजफ्फरनगर से भाई, इनकी एसएससी सीजीएल में 55 रैंक है ऑल इंडिया में और ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। सीजीएल 2021 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था एनटीए की पोस्ट पे, तो उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया, एक्सटेंशन ले लिया। अब जो है 2023 में इन्होंने फॉर्म फिल किया था, जैसे कि हर बच्चा फॉर्म फिल करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने उसका पेपर ही नहीं दिया और कोई सीट वेस्ट नहीं करी। तो हम जानेंगे इनसे पूरी तैयारी के बारे में कि इन्होंने कहां से तैयारी की, कैसे उनको मोटिवेशन मिला, कैसे सीजीएल के बारे में पता चला और नए पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि 2022 में ही इनका सिलेक्शन हुआ है, पैटर्न चेंज हो जाने के बाद आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हिमांशु जी, अपने बारे में बताओ, अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में और आपको सीजीएल के बारे में कैसे पता चला। जी सर, मैंने जैसे 10th-12th तो मैंने अपने लोकल सिटी से ही किया है, मुजफ्फरनगर से ही। ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया है, वो भी मुजफ्फरनगर में एसडी कॉलेज है, वहीं से ही किया तो पूरी पढ़ाई आपके जिले से हुई है, लोकल में? लोकल में। हाँ। और फिर मैंने एसएससी 12th के बाद नहीं होता कि मतलब करियर में आगे क्या करना है। मुझे तो खैर बीटेक करनी थी पर वो कर नहीं पाए, मतलब सिचुएशन सी कुछ ऐसी थी। तो फिर 12th के बाद जैसे मतलब सर्च किया कि क्या क्या ऑप्शन है, तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से रहता है कि गवर्नमेंट जॉब। तो इसलिए मैंने देखा, तो एसएससी के में काफ़ी कोर्स जो मतलब जॉब वगैरह होते हैं गवर्नमेंट वगैरह, तो मैंने फिर देखा। तो फिर मैंने बस इसी को टारगेट किया था कि सीजीएल को ही मैंने करना है। पोस्ट हालांकि मैंने तैयारी एमईए के लिए की थी, पर वो भी किसी सिचुएशन की वजह से नहीं चूज़ कर पाए, इसलिए आईटीआई फिर लिया मैंने। अच्छा, तो आपने खुद रिसर्च किया एसएससी के बारे में। तो एसएससी के अलावा जैसे हमारे इसमें यूपी पुलिस का, पटवारी का बहुत क्रेज है यूपी में, और इसके अलावा और भी बैंकिंग का पेपर है, सीडीएस का पेपर है, डिफेंस का, रेलवे का पेपर है। ये आपने इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं दिया सीजीएल के अलावा? सर, मैंने रेलवे का दिया था, एनटीपीसी का जो 2019 वाला था, उसमें हो गया था, पर मैंने उसे भी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, सीजीएल के अलावा सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीयू का, ये वाला पेपर नहीं दिया कोई? फिल किए थे सर मैंने, मतलब सीएचएसएल तो वही था, बस लास्ट टाइम ही होता है 21 वाले में, पर मैं उसमें डीवी में नहीं गया था भैया। मतलब उसमें सिलेक्शन हो गया था, बस डीवी रह गया था, डीवी में नहीं गया था मैं। एमटीएस में भी हो गया था, उसमें मैं डीवी के लिए नहीं गया था। बस फिर यही हुआ था, मतलब 21 वाले का और ये 22 वाला। 21 और 22 वाले में दोनों? जी सर। इसके अलावा आगे का क्या टारगेट है? सर यूपीएससी का पूरा टारगेट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अच्छी खास बात है कि अगर एक डेस्क जॉब होती है स्टार्टिंग में, हालांकि इसमें एक रेड वाला डिपार्टमेंट भी अलग से होता है, लेकिन उसमें आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ने का क्या, उसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। 2 साल के लिए मिलता है, लेकिन डेस्क जॉब में, इनकम टैक्स में आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फर्दर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आपकी तो पूरी पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरनगर अपने जिले से हुई है, ग्रेजुएशन भी, तो तैयारी के दौरान आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे कि आपने घर पे ही रह के पढ़ाई करी? लाइब्रेरी ज्वाइन की थी सर। आपके जिले में लाइब्रेरियां हैं? जी सर। तो उसमें माहौल है स्टूडेंट्स का पढ़ने का? जी सर, मैंने माहौल की वजह से ही लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। एक लाइब्रेरी में नॉर्मल कितने स्टूडेंट्स होते हैं? हमारे में लगभग 60+ सीट्स थी, 60 के आसपास, 60-70 अप्रोक्स। 60-70। तो ये जो लाइब्रेरी आजकल, क्योंकि हमारे शहर में भी, बुलंदशहर में भी, हर छोटे शहर में आजकल लाइब्रेरी खुल गई है, इसमें वाईफाई की सुविधा भी थी? जी, इंटरनेट सभी थी, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब फैसिलिटी। न्यूज़पेपर, इंटरनेट? जी सर। और क्या चार्ज था उनका? पहले तो उसमें 600 था, फिर जैसे गर्मी वगैरह बढ़ती है तो एसी चलने लगा, फिर 800 हो गया था। 800 रुपीज़ पर मंथ? जी सर। अच्छा, तो इसमें लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या फ़ायदा है? सर, मैंने तो बहुत फ़ायदा था, मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा था। मैं घर में नहीं पढ़ पाता था इतना, मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी आती ही नहीं थी। हाँ। तो मैंने तो लाइब्रेरी में स्पेशली एक कॉर्नर सीट ली थी, जिससे आने जाने में मतलब ध्यान डिस्टर्ब ना हो, मतलब। हाँ। तो कॉर्नर की सीट ली, मैं उठता भी नहीं था, मुश्किल से मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 बार उठता था अपनी सीट पे से। तो मतलब पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था? आप लाइब्रेरी में कितने बजे पहुंच जाते थे? मैं सुबह 9 से 10 के बीच में चला जाता था और रात को 8 से 9 के बीच में ही आता था। 9 से 10, 8 से 9। फिर घर पे आके?
घर पे आके भी सुबह मॉर्निंग में पढ़ता था मैं 5 बजे के आसपास उठ जाता था, फिर सुबह 2 घंटे के आसपास तक पढ़ता था। तो लाइब्रेरी में आप लगभग डेली 8-9 घंटे पढ़ाई कर लेते थे लाइब्रेरी में। आजकल ना लाइब्रेरी बहुत बड़ा अच्छा साधन है पढ़ाई करने का सही से, छोटे शहरों में खास करके, क्योंकि घर पे इतना माहौल नहीं मिल पाता। हाँ, क्योंकि छोटे शहरों में कभी कोई आता रहता है, कभी कोई आता रहता है, मतलब पड़ोसी के लोग आ जाएंगे, आज घर में कौन सी सब्जी बनी है ना, कभी लड़ाई भी हो जाएगी तो पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाला माहौल छोटे शहरों में बहुत रहता है। लेकिन आजकल मैं सभी जगह देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी बहुत खुल गई है। हालांकि लाइब्रेरी की साइज बहुत बड़ा नहीं है, हर लाइब्रेरी में 100, 150, 200 के आसपास स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन मुझे कहीं ज़्यादातर यही लगता है कि घर से कहीं ज़्यादा अच्छा माहौल लाइब्रेरी में मिल जाता है एक स्टूडेंट को पढ़ने का। लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। टाइम देखिए हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे पास तो बहुत सारे टॉपर हैं, वो बताते हैं कि हम रात में पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते हैं। लेकिन दिन में भी आप पढ़ोगे लाइब्रेरी में, डेली 8 से 9 घंटे का आउटपुट जो है आपका मिलना चाहिए। तो अब रात में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे? नो सर। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है 24 घंटे ओपन रहती है? जी सर, हमारे तो ऑलमोस्ट 24 घंटे की थी। 24 घंटे। तो लाइब्रेरी में जो क्राउड था तैयारी करने वाला, वो सीजीएल का था या अलग अलग एग्जाम का बटा हुआ था? मतलब 70% के आसपास तो एसएससी के ही स्टूडेंट थे। बाकी ये है कि मान लो जैसे यूपी में कोई वैकेंसी निकल, तो यूपी का क्रेज ज़्यादा हो जाता है बच्चों में। स्टेट एग्जाम का क्रेज हमेशा ज़्यादा होता है। जी। हरियाणा में भी ऐसा ही, राजस्थान में तो और ज़्यादा है। जी। अच्छा, तो सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे थे? जी सर। लगभग। तो ये बताइए कि उसमें हमारी वीडियो कितने लोग देखते थे जो एसएससी की तैयारी करते थे? मैं तो सब जितनी बार भी मतलब लाइब्रेरी में घूमा हूँ 50 मतलब ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट के उस स्क्रीन पे आपकी वीडियो ही चलती रहती थी मैथ्स के लिए। तो जीरो टू हीरो। जी सर। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपने सीजीएल में आपका मैथ्स का डर था कोई? जी सर, मतलब इतना नहीं था, पर मैं लगभग एवरेज सही था, ऐसा कोई खास नहीं, पर हाँ डर तो था मैथ्स का डर था। तो आपने अपना मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया और कैसे तैयारी करी मैथ्स की? मैथ्स तो सर बस मैंने बैच ही लिया था बस, और तो कुछ नहीं करा। और प्रीवियस ईयर बुक लगाई थी, सिर्फ 1 टाइम ही लगाई थी मैंने। उसके बाद सिर्फ मॉक लगाई, या फिर अपने नोट्स को जो बनाए थे मैंने क्वेश्चन, उनका रिवाइज किया। अच्छा, नोट्स आपने पूरे तैयार करे थे एक सवाल का, एक कंसेप्ट का? और क्वेश्चन मुझे होता ही नहीं था, मतलब मैं ऐसा देखता था वीडियो, जैसे आज जो आपने आज मतलब आज डाली वो मैं कल देखता था। लाइव नहीं देखते थे आप कभी? बहुत सही। और आप स्पीड 2x में देखते थे, 1.5x में? मैं नॉर्मली देखता था। मैं जैसे क्वेश्चन आता था पहले मैं खुद सॉल्व करता था, अगर मुझ पे नहीं हुआ तो फिर मैं आपका सॉल्यूशन देखता था। जीरो टू हीरो बैच आपने पूरा पढ़ा था, अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ? जी सर। तो आपने उसमें जो सवाल आपको अच्छा लगता था उसी के नोट्स बनाए? जी सर। और कंसेप्ट सारे लिखते थे? जी सर। कंसेप्ट्स के लिए मैंने अलग कॉपी बना रखी थी। एक उसमें जैसे ज्योमेट्री काफी लंबी थ्योरी है, हाँ। तो कंप्लीट एक अलग कॉपी बना रखी थी। जैसे मैं डेली 15-20 मिनट में डेली एक बार रीड सी कर लेता था हर एक उसके, इस तरीके से। हाँ, तो वही है ना कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए। हालांकि आजकल मार्केट में क्लास नोट्स वगैरह आने लगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रिपरेशन बढ़िया है कि आप खुद के सेल्फ नोट तैयार करो। हर टॉपर खुद के सेल्फ नोट्स जो है तैयार करता है और उसको फाइनल टाइम में रिवाइज भी करता है। जैसे ज्योमेट्री में तो 200-250 से भी ज्यादा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और अंदर गहरी बातें तो पता ही नहीं कितनी है। तो आप उसको तभी याद रख सकते हो जब आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाओ और उसका बार बार रिवीजन करते रहो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बार किसी बच्चे ने जीरो टू हीरो बैच लगा लिया, प्रीवियस सर के सवाल मन करा तो लगाए, नहीं मन करा तो नहीं लगाए, और आप केवल मॉक टेस्ट दो तो भी आपका जो है 100% स्कोर पॉसिबल है गणित में। हिमांशु, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सर। आपको अगर एक बार बैच कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता नहीं कि प्रीवियस ईयर की लगाने की जरूरत भी है। मतलब कंप्लीट हो जाए, उसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर ही होते हैं मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर होते हैं। जो है वो मॉक में आ जाता है, जब मॉक देता है बच्चा, जो एक आध सवाल नया बचता है वो मॉक टेस्ट में मिल जाता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि केवल जीरो टू हीरो बैच पूरा पढ़ो और मॉक टेस्ट दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा रिसर्च वाला काम हमारा है, क्योंकि उसमें आपको हर एक टाइप का सवाल मिल जाता है। यही खास बात है जीरो टू हीरो में। अच्छा, इसके अलावा जो मैथ्स तो आपका हुआ, आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे करी? इंग्लिश, रीजनिंग और जीके की? रीजनिंग की तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। रीजनिंग तो आप यूट्यूब वगैरह से और मॉक टेस्ट से ही हो जाएगा। जीएस का कैसे किया आपने? जीएस मैंने कुछ जो पहले कोचिंग ली थी ना ऑफलाइन, कुछ मतलब ऐसे तो नहीं थे कंप्लीट सब्जेक्ट के थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट के थे मेरे पे नोट्स, तो मैंने नोट्स से की थी और ल्यूसेंट पढ़ी थी। ल्यूसेंट मैंने सिर्फ 2022 के लिए पढ़ी थी। अच्छा, और 2021 में के लिए नहीं पढ़ी थी। तो 2021 में जीएस पढ़ी ही नहीं बिल्कुल? जीएस में मेरे इतना अच्छा स्कोर भी नहीं था उसमें। इसी वजह से मैंने 2022 में मतलब मेंस में भी आ गई थी, तो जीएस काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। हाँ, तो इसलिए मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी, और ल्यूसेंट में सच में बहुत बेनिफिशियल है। लूसेंट बेनिफिशियल है।
पूरी आपने पढ़ी थी? जी उसमें तो पढ़ना कम, रटने का काम ज्यादा है। हाँ वही है, जीएस में तो मोस्टली सब्जेक्ट यही है, पॉलिटी में आर्टिकल रट लो, ज्योग्राफी में माउंटेन्स वगैरह ये जो बच्चे हैं स्टैटिक जीके है और ये इतना सारा रटने का काम है, हिस्ट्री में पॉलिटी में आर्टिकल में बार बार भूल जाते हैं, तो इसको कैसे याद रखें? तो रिवीजन बार बार किताब से ही करें कि अलग से नोट्स बनाते चलें? नहीं, मैं पर्टिकुलर ना जैसे वो हाईलाइट कर लेता जैसे किताब में ही। जी सर, उनको रिवाइज करता था बार बार। अच्छा, मॉक टेस्ट का कितना रोल रहा? मॉक टेस्ट का तो सर सारा ही रहता है। मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें फोकस करा, रिवीजन और मॉक टेस्ट। मैं रिवाइज मैंने ऑलमोस्ट मैथ्स के नोट्स 10 टाइम्स ना किए हूँ। 10 बार? जी सर। कंसेप्ट प्लस अच्छे क्वेश्चंस। जी सर, दोनों ही। जी सर। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे का रिवीजन करना। पीछे का रिवीजन नहीं करे, केवल आगे पढ़ते जा रहे हो तो आप देखोगे पीछे का शिफ्ट डिलीट होता जा रहा है। डिलीट नहीं, शिफ्ट डिलीट, उसको रिस्टोर करना दोबारा पढ़ने के बराबर ही है। आगे का 1 घंटा पढ़ो तो पीछे का कम से कम 25 मिनट रिवीजन भी जरूरी है। यही कहानी चलती है ना पढ़ाई की। और जितना बार बार आप रिवाइज करोगे, ये केवल मैथ्स के लिए नहीं, मैथ्स में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, रीजनिंग में भी यही है, जीके में भी यही है। और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे प्री से पहले? प्री से पहले तो सर मैंने काफी लगाए थे, ऑलमोस्ट 90 प्लस ना हो मेरे, 100 के आसपास मॉक टेस्ट। और मेंस में कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? मेरे थे कंप्लीट वाले, बाकी ये थी मैं सेक्शनल भी देता था। जैसे मैथ्स में स्पीड की बहुत जरूरत थी तो मैं सेक्शनल देता था। रीजनिंग में, मैथ्स और रीजनिंग में मैंने बहुत सेक्शनल भी दिया है। सेक्शन फर्स्ट जो था वो ज्यादा अटेम्प्ट? जी सर। ओके, तो मैथ्स में और इसमें आपका स्कोर कितना रहा? मैथ्स में मेरा अधिकतर तो ऐसे ही रहता था कि मतलब 46 48 मतलब इस टाइप में रहता था। अभी फाइनल एग्जाम में कितना आया स्कोर? फाइनल में मेरा बस एक क्वेश्चन छूटा था, 87 थे, एक क्वेश्चन छूट गया था बस। एक क्वेश्चन। और रीजनिंग में? रीजनिंग में थे मेरे 84 थे आई गेस। 84 थे, 2 क्वेश्चन छूटे थे। जी सर, गलत हो गए थे, मतलब गलत हो गए थे। ओके, तो ओवरऑल आपका कितना स्कोर बना है? मेरा 349 समथिंग है, मतलब 350 के अप्रोक्स। 390 में से 350 के आसपास स्कोर किया है भाई की 55 रैंक आई है। हमसे बालक ये पूछते हैं कि सर 390 में से 250 के आसपास स्कोर बन रहा है, कुछ हो जाएगा क्या? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह है? टारगेट कितना रखना चाहिए आज के हिसाब से? अगर जनरल हो तो 320 तो मिनिमम है, मिनिमम। अगर आपको टीए की पोस्ट लेनी है तो 320। मतलब 400 के आसपास आपका टीए 2 है मेंस, और 400 में से 320 नंबर लाओगे तो 80%, मिनिमम 80% आपका स्कोर होना चाहिए। तब आप कोई उम्मीद कर सकते हो, उम्मीद के आसपास पहुंचोगे। गारंटी अभी भी नहीं है। 390 में से जब आप 320 को क्रॉस करोगे, 325 328 330, तब आपका कहीं सिलेक्शन के चांस बनते हैं। ये है। तो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये कंपटीशन केवल एसएससी की मार्केट में ज्यादा है कि एसएससी का पेपर हो गया थोड़ा सा डाउन, कट ऑफ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। बैंकिंग वगैरह में ऐसा नहीं है, बैंकिंग का पेपर का आज भी लेवल ठीक है तो कट ऑफ भी थोड़ी ठीक ठाक ही रहती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों ने हम भेजे हैं, मैं आपसे पूछूंगा। करंट अफेयर में रटने वाला पोर्शन, इसको डेली पढ़ते थे कि टाइम टू टाइम देख लेते थे? करंट अफेयर्स मैं ऐसा करता था कि डेली मतलब ऐसे देखता था जो 10 ज़्यादा 10 या 15 मिनट की वीडियो हो, बस डायरेक्ट क्वेश्चन हो। फिर जैसे एग्जाम है तो उसके 1 महीने के आसपास पहले मैं वो लिया था कोई भी मैगजीन 6 मंथ्स की या 1 ईयर प्लस की, उसको रिवाइज करता था 3-4 बार, वो सफिशिएंट होता है। तो आपको पूरी तैयारी में, एसएससी सीजीएल की तैयारी में आपको कितना समय लग गया, अगर आप कहें सीधा? और एक बिलो एवरेज बालक, क्योंकि आजकल ज्यादातर बिलो एवरेज ही आ रहे हैं, उनको एक नॉर्मल कितना समय लग जाएगा एसएससी सीजीएल की तैयारी में? एज ए टॉपर आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं 1 महीने में सीजन निकल जाएगा, सीजन निकालने बिना पढ़े, ऐसी टैगलाइन है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक बिलो एवरेज बच्चे को कितना समय लगे एसएससी की तैयारी में आज के लेवल को देखते हुए? 1 साल की तैयारी तो मिनिमम चाहिए। 1 साल की तैयारी? जी सर, मिनिमम चाहिए। और कोई किसी बच्चे का पहले से एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो, ठीक ठाक हो पढ़ने में, तो मे बी 6 मंथ्स में भी कर सकता है, अगर उसका पहले से मतलब मैथ्स अच्छा हो और इंग्लिश अच्छा हो, तो बाकी तो हो ही जाता है रीजनिंग में, क्योंकि मेन तो यही है मैथ्स और इंग्लिश। जैसे मैं बच्चे बिलीव भी नहीं करते जब मैं बताता हूँ, 9th से मेरी मैथ्स में बैक थी। 9th क्लास में? जी सर। 9th क्लास में किसकी बैक आती है भाई? कितने नंबर थे? याद भी नहीं है सर इतने, मतलब 9th क्लास में 100 नंबर थे। जी सर। वो नहीं होता था कि दोबारा एग्जाम देके पास करवा देते फिर? हाँ। होता, पर वो ही थी लास्ट टाइम। उसके बाद मैंने मैथ्स काफी पढ़ा था, मतलब फिर उसके बाद ऐसा भी था 10th में 7 में 75 में शायद 72-73 नंबर भी आए थे। वो 9th वाला वो था पुश बैक वाला। मतलब किसी का अगर बहुत
खराब भी रहा है पुराने में तो वो ठीक कर सकता है पढ़ के। बहुत बच्चे मतलब ऐसे सीरियल से ना बच्चे डरते बहुत है। मैंने लाइब्रेरी में कहता था, मैं बात बच्चे मतलब जो स्टेट की तैयारी कर रहे तुम अगर सीजीएल की करो डायरेक्ट, ये तो वैसे भी हो जाएंगे कवर। हाँ हाँ, तो डरते नहीं भैया, सीजीएल कहाँ हो जाएगा, सीजीएल तो बहुत हार्ड हाँ ये भी है। मैं भी समझाता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप टारगेट ही एमटीएस का यूपी पुलिस का बना के बैठो, आप सीजल का टारगेट बना के बैठो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो। सीजल ना हुआ तो ये तो अपने आप हो ही जाने हैं। बच्चे समझते नहीं, वो सबसे नीचे ही बैठे रहते हैं और उसके चक्कर में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिसने सीजल की तैयारी कर रखी है वो भी तो देगा ना, एमटीएस का फॉर्म भरेगा ना, वो भी यूपी पुलिस का भरेगा ही, रेलवे का भरेगा ही, तो आपको कैसे आगे निकलने देगा ये तो है ही। अच्छा, मल्टीपल बुक्स पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि एक ही बुक्स का या एक ही नोट्स का बार बार रिवीजन करना? सिंगल बुक जितनी बार रिवाइज कर लो उतना अच्छा है। एक ही बुक लो, प्रीवियस ईयर की एक ही किताब खरीद ली और उसी को लगाओ कई बार। नोट्स आपने बना ले, उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करो। ज़्यादा जो है जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, न्यू पैटर्न के हिसाब से जो भी पैटर्न चेंज हुआ है, प्री तो क्वालिफाइंग हो गया, आपको लगता है कि जो न्यू पैटर्न है वो ज़्यादा ठीक है पुराने वाले से, या पुराने वाला ही ज़्यादा बेटर था? और जो अब मेंस हो रहा है 390 का, इसमें जीएस का वेटेज भी है, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो नए बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप? नए में एक फ़ायदा है जिनकी मैथ काफ़ी ना, पहले बच्चों की मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, अब मैथ्स का लेवल काफ़ी कम कर दिया कि 30 ही क्वेश्चन है, तो उनके लिए फ़ायदा है। जैसे कोई बायोलॉजी के से बच्चा आया हुआ है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। पहले एज तो मिलता था साइंस साइड वालों को, बीटेक वालों को, कि मैथ्स जो है मैथ्स के 100 क्वेश्चन मतलब काफ़ी हाई कर देवे, काफ़ी डिफरेंस पैदा हो जाए, तो उनके लिए तो फ़ायदा है, उनके लिए फ़ायदा है। जी सर। तो अभी वाला पैटर्न सभी के लिए आपके हिसाब से इक्विवेलेंट है, चार्ट साइड हो, बायोलॉजी वाला हो, और ये पैटर्न आगे सस्टेन होना चाहिए। बाकी जीएस है वो तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जीएस जो है मैंने ये भी देखा है कि जैसे जीएस मेंस में इंट्रोड्यूस हुई है तो बच्चे 6-6, 7-7 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ से ज़्यादा जीएस पढ़ रहे हैं। क्या जीएस को इतना टाइम देने की ज़रूरत है? इतना तो टाइम देने की, 2 घंटे भी सफिशिएंट है अगर तुम्हें मेंस के लिए मतलब अच्छा लेवल स्कोर करना है। क्योंकि जीएस का तुम ये नहीं कह सकते ना कोई कि पर्टिकुलर एरिया है, ये पढ़ लूँ मैं, इससे ये क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो वास्ट है, कितनी पढ़ लो उतना ही कम है। उतना ही कम है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है। तो डेली अगर 2 घंटे जीएस पढ़ा जाए तो काफ़ी है जी, सफिशिएंट है 5-6 महीने की तैयारी तक। जी जी। और इंग्लिश भी डेली 2 घंटे पढ़ी जाए तो काफ़ी है। जी सर। ओके। अच्छा, जो आपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते थे कि टास्क बांट रखा था कि आज तो सर एक दिन पहले मतलब मैंने डायरी बना रखी थी, मैं एक दिन पहले लिख लेता था कि मुझे कल का क्या क्या करना है टॉपिक वाइज ही। मान लो इंग्लिश में ये चैप्टर करना है, मैथ्स में ये वाला चैप्टर करना है, तो उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करते थे बस। डायरी में पहले लिख लेते थे, जब टास्क हो गया तो उसको कट कर देते थे। जी सर। मैं भी सेम यही वाला काम करता हूँ। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है रादर देन घंटों का ना आदमी पजल हो जाता है कि अब क्या करें, कंप्लीट भी नहीं हो पाता, कभी भी कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो ऑन एन एवरेज आपका 24 घंटे में कितना आवर्स निकल जाता था पढ़ाई? 9-10 के आसपास तो थे सर, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। 9-10 घंटे डेली। जब एग्जाम पास आता था तो इससे ज़्यादा भी हो जाते थे। बीच में कोई ब्रेक वगैरह भी लेते थे? हाँ सर, मैं लाइब्रेरी में लेता था लगभग आधे घंटे के आसपास नैप। आधे घंटे का? जी सर। वहीं पावर नैप बेंच पे ही? जी सर। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे 10-12 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, 9-9, 10-10 घंटे डेली, कि अब 2 दिन कहीं घूम आते हैं या आज रहने देते हैं, आज रूम पे रह के सो जाते हैं, ऐसा करते थे? ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब मैं ये करता, मतलब वो तो दिमाग थक जाता है, हर बच्चे दिमाग थक जाता है, तो बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत है, एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, वो कैसे करते थे? मैं तो लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी में डेली ही जाता था। मान लो कभी ऐसा टाइम मतलब नहीं करा मन पढ़ने का, तो कुछ वैसे देख ली कोई वीडियो मोटिवेशन टाइप या कुछ भी, मतलब मूवी देख लो चाहे, ऐसा तो कोई बात नहीं कि मोटिवेशन। पर लाइब्रेरी जरूर जाते थे? हाँ, लाइब्रेरी जरूर जाता था। अच्छा जी सर। जैसे रीजन बनी रहे ना, फिर एक बार छूट जाए ना तो फिर अगर मान लो 2 दिन का गैप हो जाए, फिर वो रीजन नहीं बन पाती थर्ड डे में, वो 3-4 दिन फिर तीसरे दिन भी दिमाग में आएगा कि आज, और वो रुक जाते हैं, मन नहीं करेगा। 3-4 दिन लग जाते हैं फिर वो सेट होने में। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा से सेट होने में दोबारा 3-4 दिन लग ले लो, मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट तुम 2-3 दिन छोड़ दो पढ़ाई, बिल्कुल ही कुछ टाइम का ले लो, जैसे 2-3 घंटे, मतलब पूरे दिन में 2-3 घंटे पढ़ लो ज्यादा मैक्सिमम, मॉक दे लो या कुछ भी जो तुम्हें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ लो। एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है टॉपर्स के हिसाब से? आप बताओ कि जो बच्चे हैं वो तो ये कहते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें सही। सेक्शन वाइज की पहले कौन सा कर इस टाइप में? हाँ, सेक्शन वाइज भी, या क्वेश्चन को मॉक टेस्ट 1 राउंड में सॉल्व करें या 2 राउंड में सॉल्व करें? नहीं, मिनिमम 2 तो लेने चाहिए। मैं तो पहले ये करता था, पहले जीएस करता था मैं, क्योंकि उसमें ये है कि जो आता है, जो नहीं आता नहीं आता। फिर इंग्लिश तो जीएस मतलब ऐसा करते थे कि दोबारा देखना ना पड़े, एक ही बार में सारा?
नहीं, अगर टाइम बचता तो ऐसा दोबारा कवर भी कर लेता था। जैसे मान लो किसी में तो उसमें क्वेश्चन में दिक्कत है कि मान लो 2 ऑप्शन में से कोई एक दिक्कत लगी तो उसमें मार्क कर दिया कि बाद में देख लूंगा, इस टाइप में। पहले मैं जीएस करता था, फिर मैं वो करता था इंग्लिश। जी सर, फिर रीजनिंग एंड लास्ट में मैथ्स। सबसे लास्ट में मैथ। जी सर। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल उल्टा है, पहले वो मैथ्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर इंग्लिश और सबसे लास्ट में जीएस। जीएस में और इंग्लिश तो 10 मिनट में हो जाती है मैक्सिमम, दोनों मिला के। अब कोई बच्चा है जीएस करने लगे, अब जीएस में 25 में से 3 सवाल आ रहे हैं उसे, और फिर पहले जीएस उठा लिया, दिमाग हाइपर हो जाएगा। तो वो तो उसका तो पूरा पेपर वो हो जाएगा। नो, मॉक इसी चीज़ में फ़ायदा करते हैं दिमाग को स्टेबल करने में। मान लो तुम डायरेक्ट वही दे रहे हो, वहाँ तो बहुत हाइपर हो जाते हैं, अरे यार ये तो सारा ही छूट गया, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मॉक इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। मॉक आपकी जो स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि आपको टेंशन में नहीं आने देते हाइपर की। अगर पेपर ऊट पटांग भी आ जाए तो भी आप अपने आप को कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करके पूरा पेपर दे के आओगे अटेम्प्ट करके। इसलिए जो है मॉक्स फायदेमंद है। जी सर, मॉक से 2 ही फायदे हैं, एक तो ये वाला और एक स्पीड आपकी अच्छी बन जाती है। मतलब स्पीड अच्छी बन जाती है। जैसे मेंस में है, मैंने मैथ्स का पेपर 2 बार सोल्व किया, मतलब जो मेंस का था 22 वाला, क्योंकि मेरी मैथ्स में मॉक में बहुत सिली मिस्टेक होती थी। जैसे कि हाफ पूछा, मैंने फुल लगा दिया जल्दी में, या यूनिट डिजिट 3 है तो पहला ऑप्शन दिखा, पहले पे टिक कर दिया, दूसरा देखा ही नहीं। ऐसे गलती हो जाती थी काफ़ी, तो मैंने इसलिए 2 बार सोल्व किया कि गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। इतनी स्पीड बन चुकी थी मेरी। हर मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद उसको एनालिसिस भी करते थे। जी सर, मेरी 2021 में गलती यही रहती, मैं मॉक देता था और फिर मगर ये गलत है, ये देख लिया, छोड़ो, फिर नेक्स्ट पे। 2022 में मैंने एनालाइज काफ़ी अच्छे से किया, क्वेश्चन को लिखा। फिर 2021 में मैं ऐसा करता था कि स्क्रीनशॉट ले लेता था। हाँ, तो वो कभी नहीं खुले हुए स्क्रीनशॉट पे, कितने भी रहे वो। अभी मैंने डिलीट मारे बस मीन्स के बाद, जब रिजल्ट आ गया था उनका कुछ नहीं होता। अब लिख लो तो बेटर है। वही मैं कहता हूँ कि मोबाइल में जितना डाटा इकट्ठा करोगे ना, दुनिया भर के पीडीएफ और स्क्रीनशॉट, वो ना तो सही टाइम पे पाएंगे और ना वो कभी खुलेंगे। कभी नहीं खुलते वो आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, कोई अच्छी चीज आपको मिल गई, कोई अच्छी ट्रिक मिल गई, कोई अच्छा सवाल आ गया, उसको तुरंत अपनी डायरी में लिख लो। जी सर। उसको आप जरूर खोल के देख लोगे, क्योंकि वो डायरी हमेशा आपके पास सामने दिखेगी और रहेगी। उसको रिवाइज कर लो जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है। पर जो स्क्रीनशॉट है वो तो कभी कामयाब नहीं होते वो यूं फोन में ही रह जाते हैं। अच्छा, आपके सिलेक्शन में और आपकी तैयारी में सीरियस बात है, हमारा कितना रोल है? सारा ये सब बता रहा ना मैं, 9th में मेरी बैक थी तो मैं मैथ्स के बारे में क्या ही बता दूं। मैं तो कम्प्लीटली बैच पे ही डिपेंड था। मैंने बस और रिवीजन, बस वही था। मैंने और कुछ तो ऐसा कोई खास पढ़ा नहीं मैथ्स के लिए अलावा इसके। 0 to हीरो के अलावा। अच्छा, ये जो बैच था हमारा 0 to हीरो, इस बैच की 3 खास बात कौन सी हैं जो आपको लगी? बच्चे ना ये कंफ्यूजन में रहते हैं, यार एक टीचर से पढ़ लूं, पता नहीं ये सफिशिएंट होगा नहीं होगा। मैं तो मानता नहीं कि ऐसा कुछ होता भी। जो भी टीचर है वाला, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, तो पूरा ही देने की कोशिश करते हैं, तो सफिशिएंट है वो पढ़ना। और दूसरा आपके मोटिवेशनल डायलॉग बीच में। जी। हाँ, जब मैं, जैसे आप तो रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, तो मैं बीच कोई उल्टे सीधे कमेंट करता था, उसको डांट देता था बच्चे को। आप रिकॉर्ड देखते थे तो क्या वो इरिटेटिंग लगता था? नहीं सर, मतलब मुझे तो रसी आती थी, मतलब अच्छा लगता था। मतलब बीच बीच में वैसे क्लास में जरूरी भी है, मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं तो खैर मैथ से कभी बोर नहीं हुआ इतना। पर जैसे आपने बच्चे कहते थे सर मोटिवेशन दो तो आप कहते सांप से कटवा लो मोटिवेशन के लिए, तो अच्छा लगता था। अच्छा, अर्थमेटिक वाला पार्ट मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि एडवांस मैथ वाला पार्ट? एडवांस ज़्यादा किया सर, अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी टीचिंग में या बैच के कंटेंट को लेके कि सर ये वाला पार्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आप मुझे सजेशन दो, फ्रीली मैं उसको करूँगा। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। आप तो अच्छे पढ़ाते हो, इससे बेटर और क्या ही होगा। इससे बेटर पॉसिबल नहीं है। बच्चा पास हो गया मैथ्स में मतलब जो है वो परफेक्ट है। जी सर, कोई सुधार की जरूरत नहीं है। जी सर। हाँ, बस जिस भी टीचर से पढ़ते हो उस पर भरोसा रखो। मतलब ये ऐसे वो मिसगाइड मत हो कि यार एक टीचर पे सफिशिएंट है, नहीं है। जिस पे है उस पर भरोसा रख के करो कि हाँ ये टीचर है तो इन पे सफिशिएंट है। कुछ बच्चे जो यूट्यूब पे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, एक इस टीचर की वीडियो देख ली, आधी चीज इधर से पढ़ी, पौना चीज इधर से पढ़ी, कंपाइल कुछ हुआ नहीं सीक्वेंस में। तो क्या उसका कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं उसका कोई फायदा। अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर ही देखने हैं जो टीचर कराते हैं आजकल, तो पहले मॉक दे दो। अगर कोई नहीं हो रहा उससे तो उसका सोल्यूशन देख लो, तब भी नहीं हो रहा तो वीडियो देख लो। यूट्यूब वाली क्लासेस भी आप देख सकते हो, लेकिन जब आपने सिलेबस पूरा कर रखा हो और आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हो, उसके बाद आप इधर उधर से क्वेश्चन पिक करके देखोगे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, तो ही फायदा होगा। जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो ख्याल आता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? कभी डीमोटिवेट फील हुआ कभी बीच में? वो सर होता है बीच बीच में, कभी डर लगता है कि यार पता नहीं होगा भी नहीं, पर उससे मतलब ये नेचुरल है यार बच्चे के साथ ही। ये हर जो कोई टॉपर होगा उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उनको लगता है कि यार नहीं होगा,
पर वो सिर्फ 1-2 दिन का रहता है, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जर्नी का पार्ट ही है ये भी। तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कि यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या किसी मौके में स्कोर कम आ गया हो कि हम इसको स्विच कर लेते हैं या कुछ इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं, ऐसा कभी दिमाग में आया या एक ही टारगेट एक क्लियर मेरा रखा? तो कभी नहीं आया सर ऐसा, मेरा टारगेट यही था सीजीएल का, तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो नए बच्चे फ्रेशर और बिगिनर आएंगे अभी 2024 की तैयारी, 2023 के पेपर तो अब शुरू हो गए, अब 2024 के बच्चे तैयारी करने आएंगे, तो इन बच्चों को अगर इनका टारगेट एसएससी सीजीएल है, फ्रेशर बच्चे हैं, इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन एक ही बार में लें? बस ये है कि अगर तुम तैयारी करते हो एक टारगेट बना लो, चाहे तो रैंक का टारगेट बना लो चाहे पोस्ट का टारगेट बना लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी होती है। जैसे मैंने 2021 में तो ऐसा था कि नौकरी मिल जाए बस यही बहुत है। 2022 में मैंने अपनी डेस्क पे लिखा था कि ये रैंक चाहिए मुझे, और पोस्ट भी लिखी थी। क्या लिखा था? ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी होती है। रैंक तो 1 ही लिखी थी और पोस्ट एमईए की थी, मतलब एमईए के लिए तैयारी करनी थी मुझे, तो बस वो तैयारी उसी फिर हिसाब से लिख दी। जब डेली दिखता है तो उसी हिसाब से फिर तैयारी भी आपकी इम्प्रूव होती है। हिमांशु ने बहुत अच्छी बात की कि पहले ही अपना एक टारगेट बना लो कि मेरे को ये पोस्ट लेनी है और या फिर मेरे को ये रैंक निकालनी है। केवल ये टारगेट बनाओ कि मुझे एसएससी सीजन निकालना है, नौकरी चाहिए। मतलब बच्चे तो ये कहते हैं सर कोई भी नौकरी लगवा दो, सीएचएसएल में हो जाएगा क्या, सीपीयू में हो जाएगा क्या, एमटीएस में हो जाएगा क्या। जब वो ऐसे सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब ये वो खुद ही सेल्फ डाउट में। जी सर, मैंने एक दोस्त था वो भी तैयारी कर रहा था, तो मतलब काफी टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने उससे पूछा कि तैयारी कर रहा है, उनको हाँ यार। तो मैं उसने पूछा मेरे से कि तू किसकी कर, मैं कहा सीजीएल ही कर रहे भाई, उसके अलावा तो कुछ नहीं, सीजीएल ही करना है। तो अरे सीजीएल ही कर रहा है, अरे यार मुझे हमारे तो एमटीएस में लग जाए वही बहुत है। तो वो ऐसे बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारे इसी में लग जाए, ये भी बहुत है। जी सर, वो ही नहीं मिलता फिर उनको। टारगेट सबसे इम्प्रूव, मतलब जितना ऊपर आप टारगेट रखोगे उतना ही फायदा है, उतनी ही इफेक्टिव आपकी तैयारी भी होगी उसी के हिसाब से। तो आप अपने नोट्स वगैरह लेके आए हो? नहीं सर, नोट्स तो नहीं मिला। नोट्स नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आज हिमांशु से बात करके, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपर के डिस्कशन में आप लोगों के लिए लाऊंगा जो 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अब 2022 के बाद से पैटर्न यही रहेगा और आपको राइट गाइडेंस जो मिल पाए। 2-3 बहुत अच्छी बात की हिमांशु ने कि कम से कम 1 साल का समय आपको लगेगा एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में, और तैयारी करने से पहले ही अपन एक टारगेट सेट कर लो कि मेरे को या तो ये रैंक चाहिए या फिर मेरे को ये पोस्ट चाहिए। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, कभी भी लंबा ब्रेक नहीं लेना है 2-3 दिन का पढ़ाई के दौरान। अगर 2-3 दिन का ब्रेक हुआ तो फिर वापस से उसको सेटल होने में भी 2-3 दिन ही जाएंगे, यानी कि आपका 1 वीक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक यू सर।